अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो फर्स्ट रेवलेशन हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, जो कि पहली वही उतरी, वो भी यही थी कि इक़रा पढ़ो, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, कि अल्लाह ताला का नाम लेकर, अपने रब का नाम लेकर पढ़ो जो कि तुम्हें पैदा करने वाला है, जो कि खालिक है। तो इस चीज़ से इस इम्पोर्टेंस पता चलती है कि पढ़ने की, पढ़ाई की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एक पढ़ा लिखा इंसान होगा वही हक़ और बातिल में फ़र्क कर सकता होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम दुनियावी और दीनी दोनों तालीम हासिल करें। हमारे यहाँ नॉर्मली क्या होता है कि जो दीन की इल्म रखने वाला होता है वो दुनिया की इल्म नहीं रखता, और जो है वो दुनिया का इल्म रखता है वो दीन की इल्म नहीं रखता। तो इस्लाम में बैलेंस रवैया अख्तियार करने के लिए कहा है कि दीन का इल्म भी रखे इंसान और दुनिया का इल्म भी रखे। दोनों चीज़ों का इल्म होना चाहिए इंसान को। और दूसरी चीज़ ये कि अपने रब का नाम लेकर पढ़ो, यानी कि हम जो भी काम स्टार्ट करें उससे पहले हमें चाहिए कि बिस्मिल्लाह पढ़ लें, ताकि उस काम में हम जो है वो अल्लाह ताला की रज़ा शामिल कर लें, अल्लाह ताला का नाम लेकर शुरू करें। और हमें अपनी नीयत को जो है वो एक बार करेक्ट कर लेना चाहिए कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, ताकि हमें जो है वो उस चीज़ का बेनिफिट रिवॉर्ड मिले। और जब हम अल्लाह का नाम ले लेंगे तो वो चीज़ इबादत बन जाएगी। तो हदीस का मफ़हूम भी है कि जब आप घर के अंदर दाखिल हो तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल हो, ताकि शैतान आपके साथ ना आए। इसी तरह हम केमिस्ट्री पढ़ें, हम फिज़िक्स पढ़ें, हम स्लाइड्स पढ़ें, हम बुक पढ़ें, हम जो भी काम करें उससे पहले हमें चाहिए कि हम बिस्मिल्लाह पढ़ लें। एक और हदीस का मफ़हूम है कि जिसने जो है वो वज़ू नहीं किया उसकी नमाज़ नहीं, और जिसने वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी उसका वज़ू नहीं। तो वज़ू से पहले भी जो है वो बिस्मिल्लाह पढ़ना लाज़मी है। नाउ अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा टॉपिक है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ हाई क्वालिटी रिसर्च इनटू प्रैक्टिस, यानी हम हाई क्वालिटी रिसर्चेस को पढ़ते हैं और उनसे एविडेंस निकालते हैं कि हमें जो है वो कोई भी अगर पेशेंट ट्रीट करना है तो हम जो है वो जो रिसर्च है वो क्या कहती है कि किस तरीके का जो है वो ट्रीटमेंट देना है उस पेशेंट को। तो हम जो है वो एविडेंस लेते हैं फ्रॉम द रिसर्चेस और फिर उसको अप्लाई करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं। दिस इज़ नोन एज एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। डिफरेंट तरह की जो है वो हमारे पास यहाँ पे हायरार्की है रिसर्च की। सबसे पहले है सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। इसमें जो मेटा एनालिसिस है वो सबसे टॉप पे आती है। सिस्टमिक रिव्यू में क्या होता है कि हम डिफरेंट आर्टिकल्स को गो थ्रू करते हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स को पढ़ते हैं और फिर उनमें से जो है वो एक क्वेश्चन जनरेट करते हैं जिसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। और जो मेटा एनालिसिस होती है वो क्या होता है, उसमें हम डिफरेंट आर्टिकल्स को पढ़ते हैं जो ऑलरेडी जिन चीज़ों पे रिसर्च हुआ हुआ होता है उनको पढ़ते हैं और फिर एक समरी निकाल लेते हैं उसमें से। कोई अपना नया काम नहीं करते, बस एक समरी ड्राइव कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं मेटा एनालिसिस। ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है और ये मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टडी होती है। ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है, जनरलाइज स्टडी और मल्टीपल रिसर्चेज को हम इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आरसीटी रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। इसमें हम जो है वो इंटरवेंशंस अप्लाई करते हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंट अप्लाई करते हैं। इट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। ये सबसे टॉप पे आते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में से। इसमें हम क्या करते हैं कि दो ग्रुप्स बनाते हैं, एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा होता है कंट्रोल ग्रुप। और फिर जो है हम जो है वो इंटरवेंशन या एक्सपेरिमेंट अप्लाई करते हैं। जो दोनों ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनको नहीं पता होता कि मतलब ये रेंडमाइज स्टडी है, तो कोई भी पर्सन है उसको इक्वल चांस होता है कि वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आए या कंट्रोल ग्रुप में आए। देन हम ब्लाइंडनेस का रूल अप्लाई करते हैं ताकि बायसनेस ना हो। सिंगल ब्लाइंड ये होता है कि जो पेशेंट है उसको ना पता हो कि वो किस ग्रुप में और क्या इंटरवेंशन उसको दी जा रही है। डबल ब्लाइंड में ना डॉक्टर को पता होता है ना पेशेंट को, और ट्रिपल ब्लाइंड में ना कमेटी को पता होता है ना डॉक्टर को ना पेशेंट को कि क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। नेक्स्ट है कुसाई एक्सपेरिमेंटल स्टडी। कुसाई एक्सपेरिमेंटल स्टडी रेंडमाइज नहीं होती, हम खुद चूज़ एंड पिक करते हैं किस पर्सन को किस में डालना है। ये भी एक्सपेरिमेंटल स्टडी है और यह अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस, जो हमें आसानी होती है हम सेल्फ सेलेक्ट करते हैं पर्सनस को।
RCT रेंडमाइज होती है, जबकि जो कसाई एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है ये रेंडमाइज नहीं होती। देन है प्री पोस्ट डिज़ाइन। इसमें क्या होता है कि हम ट्रीटमेंट से पहले, प्री और ट्रीटमेंट के बाद यानी पोस्ट पेशेंट को एसेस करते हैं कि हमने जो ट्रीटमेंट दिया है उसका क्या फ़ायदा हुआ है। ये भी नॉन रेंडमाइज्ड है, हम खुद चूज़ करते हैं, ये भी एक्सपेरिमेंटल या इंटरवेंशन स्टडी है। देन है केस स्टडी सर्वे एनेक्टोडेट्स। इसमें क्या होता है कि केस स्टडी जो होती है यानी कि ऐसी चीज़ के बारे में रिसर्च करना जो कि बिल्कुल नई हो, जैसे फर्स्ट कोविड केस है तो उसके बारे में जब वो रजिस्टर होगा, स्टडी होगी, तो वो केस स्टडी कहलाएगी। इट इज़ अ क्वालिटेटिव रिसर्च। एनेक्टोडेट में क्या होता है कि हम कोई ऐसा केस लें अपने रिसर्च में जो कि बिल्कुल एक्सेप्शनल केस हो, यानी कि उस पेशेंट को सब कुछ हो, बहुत सारी बीमारियाँ, उसको डायबिटीज़ भी हो, वो बीपी भी हो और फ्रैक्चर भी हो, बहुत सारी चीज़ें एक साथ कंबाइन हो। तो अगर हम हायरार्की देखें तो सबसे पहले मेटा एनालिसिस, देन सिस्टमिक रिव्यू, देन RCT, देन कोसाई एक्सपेरिमेंटल स्टडी, प्री पोस्ट डिज़ाइन, केस स्टडी। इस तरीके से ये इनकी हायरार्की है। देन है रिसर्च में जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो 2 टाइप्स का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में हम डायरेक्टली खुद पेशेंट से डाटा कलेक्ट करते हैं, वी कलेक्ट डाटा डायरेक्टली फ्रॉम द पेशेंट, फॉर एग्जांपल इन RCT एंड क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़। जबकि जो सेकेंडरी डाटा कलेक्शन होता है वो उसमें हम खुद डाटा नहीं कलेक्ट करते, हम किसी और का कलेक्टेड डाटा पे काम करते हैं, जैसे कि हम कंक्लूड या यूज़ करते हैं प्रीवियसली यूज रिसर्च में जो डाटा होता है उसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मेटा एनालिसिस। एनालिसिस भी 2 टाइप्स की होती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में हम ऐसी चीज़ एनालाइज करते हैं जो काउंट नहीं हो सकती, जैसे आई कलर। और क्वांटिटेटिव में हम वो चीज़ करते हैं जो कि काउंट हो सकती है, जैसे जो है वो आई का आई साइड नंबर वगैरह।